सादर नमस्कार। कुछ तकनीकी खामियों के चलते एक बार पुनः कुछ 4-5 मिनट की देरी के बाद मैं आप सब लोगों के समक्ष आप सब लोगों को गुरु नानक देव जी की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर, कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं और इस प्लेटफॉर्म पर मुझे अपनी बात रखने का निरंतर मौका देने के लिए अपने बड़े भाई, मित्र, मेंटर देव जी की जन्म जयंती की पूर्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय चेतनानंद जी को कि आप मुझे अपनी बात इस प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए ये मंच प्रदान कराते रहते हैं और चेतना आनंद जी के साथ साथ मैं उन मित्रों, विद्यार्थियों और शुभचिंतकों और विशेष रूप से मेरे जो कबीर की भाषा में कहें निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए जैसे आलोचक मित्रों, क्योंकि प्रशंसक मित्र बहुत होते हैं, आलोचक मित्र बहुत कम होते हैं जो आपको बार बार सही आईना दिखाते हैं और आपकी कमियों को दुरुस्त करने का, ठीक करने का प्रयत्न करते हैं। तो पुनः इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने वाले तमाम विद्यार्थियों को मैं अपने हृदय की अनंत गहराइयों से गुरु नानक देव जी को प्रणाम करते हुए, आप सभी मित्रों को नमन करते हुए, जो आज संवाद का विषय है आजाद भारत के किसान, उस पर मैं अपनी बात, अपने विचार, अपनी दृष्टि, अपनी सोच आपके सामने रखूंगा। हालांकि मैं कृषि विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन कृषि मेरे, किसानी मेरे ब्लड में बहती है, रग रग में बहती है, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं और किसानी में जो मुझे आनंद आता है, किसान जीवन जीने में जो मुझे आनंद आता है, वह आनंद मुझे अध्यापन और पठन पाठन के बाद दूसरी अगर कोई आनंद की जो मेरे लिए जगह है, वह खेती और खेती में, खेत में काम करने की जो स्थितियां हैं वह हैं। हालांकि आज जिस जगह पर, जिस चौराहे पर, जिस संकट के मुहाने पर भारत की कृषि व्यवस्था और भारत का किसान खड़ा है, वह बहुत ही दुखद और चिंतनीय है। इन आजादी के 70-75 सालों में हमने मूलतः कृषि और किसानी को, किसानों को बर्बाद किया है। वह आज उस दौराहे पे आके खड़ा हो गया है, या तो वो कृषि छोड़ दे या जुए पर हारने के लिए बार बार दांव लगाता रहे। ये हालात, ये परिस्थितियां आज भारतीय किसान के सामने हैं और सरकारें इस देश में
किसी की भी हो, किसी भी विचारधारा की हो, उसके लिए किसानी कभी भी मुद्दा रहती नहीं है, और उसकी समस्याओं से उसका उस तरह से कोई वास्ता भी नहीं रहता है, क्योंकि किसान इस देश में एक वोट बैंक नहीं है। यह भी एक बड़ा संकट है वर्तमान समय में किसानी की समस्या के बने रहने का। और ये संकट कितना लंबा अभी चलेगा, और भारत की किसानी, भारत की कृषि, भारत का किसान कहां जाके अपनी दम तोड़ेगा, इसकी भविष्यवाणी करना अभी मुश्किल है। लेकिन हम इस देश के जो मूल आत्मा है खेती किसानी, तो उस मूल आत्मा के रूप में सोचते हुए, समझते हुए, एक सकारात्मक सोच के साथ आशा और अपेक्षा कर सकते हैं कि भारत के किसानों की समस्याओं का समुचित निदान हो। और जैसा कि कभी इस देश के बड़े महाकवि घाघ ने कहा था, वो आज कहावत लगभग उल्टी हो गई है। घाघ ने कहा था कि उत्तम खेती मध्यम बान, अदम चाकरी भीख निदान। इस देश में खेती के काम को, खेती किसानी के काम को सर्वोत्तम माना जाता था। व्यापार को, व्यवसाय को लगभग मध्यम श्रेणी में रखा जाता था, और जिसको आज हम सरकारी नौकरी कहते हैं, उसे लगभग निम्न श्रेणी में समझा जाता था, और भीख मांगने के व्यवसाय को तो एकदम बुरी है दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन आज हालात बदले हुए हैं, परिस्थितियां बदली हुई हैं, और जो खेती का कार्य है, किसानी का कार्य है, वह लगभग एकदम अधम स्थिति में पहुंच चुका है। उससे बेहतर कंडीशन, बेहतर स्थिति तो इस देश में भीख मांगने वाले कई भिखारियों की होती है। कई बार हम समाचारों में देखते सुनते हैं कि अमुक भिखारी के घर से इतने करोड़ मिला, अमुक के यहां से इतने करोड़ मिला। कभी आपको किसी किसान के घर में इन 70 सालों में, 75 सालों में आईटी, ईडी, सीबीआई इत्यादि की रेडें होते हुए हमने नहीं देखी। तो हम समझ सकते हैं कि जो हालात भारत के किसानों की आज है, वह अत्यंत दयनीय, अत्यंत चिंतनीय, अत्यंत सोचनीय हैं। जैसा कि मैथिली शरण गुप्त कवि लिखते हैं कि हो जाए अच्छी भी फसल, पर लाभ कृषकों को कहां, खाते खवाई बीज ऋण से हैं, रंगे रखे जहां, आता महाजन के यहां, वह अन्न सारा अंत में, अधपेट खाकर फिर उन्हें कांपना हेमंत में। जैसा कि हम प्रेमचंद की पूस की रात की कहानी को देख सकते हैं, जिसमें हल्कू गायों के चरने के बाद खुश होता है, और उसको लगता है कि यहां ठंड की रात में मरने से बेहतर है कि इस संकट से निजात मिल जाए और चैन की नींद वो अपने घर में सो सके, मजदूरी करके पेट पाल सके। तो जो हल्कू का भाव है, हल्कू की सोच है, उस समय प्रेमचंद ने क्या सोच के हल्कू के चरित्र को इस तरह उकेरा होगा, समझ में नहीं आता। हालांकि मैं उस कहानी के अंत से कभी अपनी सहमति या स्वीकृति उस तरह से नहीं देता कि इस तरह से भी किसान सोच सकता है, लेकिन परिस्थितियां उसके सामने विकट और जटिल थीं, और इस तरह से भी हल्कू आज सोचने के लिए अभिशप्त नजर आता है। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में किसान किसानी छोड़ करके
ज्यादा खुश होगा। जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अब संकट ये है कि इस देश में नारे बन के रह जाते हैं। उनकी विश्वसनीयता, उनकी प्रतिबद्धता, उनके प्रति जो सरकारों में बैठे लोगों की जो काम करने की भावना है वह हमको नजर नहीं आती। आज भी नहीं आती, पहले से भी नहीं आ रही थी, आगे भी नहीं आएगी, जब तक कि किसान इस देश की राजनीति को तय नहीं करेगा। अभी इस देश की राजनीति को उद्योगपति, पूंजीपति और बड़े बड़े जातीय ध्रुवीकरण तय कर रहे हैं। तो जब तक किसान एक सकारात्मक राजनीति की ओर नहीं जाएगा, वो एक राजनीतिक समुदाय नहीं बनेगा, तब तक उसकी समस्याओं के प्रति कोई भी राजनीतिक दल उतनी शिद्दत से नहीं सोचेगा कि जितनी शिद्दत से उसे सोचना चाहिए। तो किसानों की जो स्थिति है, जय जवान और जय किसान की जो स्थिति है आज भारत में, देश में, अगर किसानों के साथ साथ जो हमारे जवान हैं वह इस देश की सुरक्षा, देश की खाद्य व्यवस्था, देश के गौरव, देश की संस्कृति का सिरमौर हैं, वो हमारे असली आदर्श हैं, वो हमारे जीवन को श्रम का महत्व बताने और अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए मर मिट जाने का एक संदेश देते हैं अपने जीवन से। लेकिन हमारी टीवी की संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते दुष्प्रभाव ने हमारे सामने ऐसे आदर्श, ऐसे नायक प्रस्तुत किए हैं जो सिनेमा के नायक हैं, जो खेलों के नायक हैं, जो उस दुनिया के नायक हैं जो दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। तो भारत की संस्कृति में जो नायकों की संस्कृति है, उन नायकों की संस्कृति में किसान और जवान का जब तक सम्मान इस देश की आवाम, इस देश की जनता अपने मन में नहीं लाएगी, तब तक भी इस देश की जो किसानों की समस्या है वह समस्या इतनी आसानी से हल होते हुए नजर हमें नहीं आती। ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश में किसानों को खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़ता है, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। छोटे छोटे किसान गरीबी के दुष्चक्र में इस प्रकार से जकड़े हुए हैं कि वो जीवन भर उस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाते और पूरा जीवन यापन वो प्रेमचंद के गोदान के होरी की तरह करते करते अंततः अपनी दम तोड़ देते हैं। और दम ही नहीं तोड़ देते, कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो विगत कई दशकों से, 2-3 दशकों से इस देश में किसानों की हत्याएं, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी हैं। क्यों बढ़ी हैं? ये केवल सरकारों को सोचने समझने की बात नहीं है, पूरे समाज को सोचने की जरूरत है कि आज हमारा अन्नदाता जो सबके लिए अन्न उपजाता है, जाड़े, बरसात और गर्मी को सहता है और हम सबका पेट पालता है, पेट भरता है, वह अन्नदाता विपन्न है। सत्ता में, सरकारों में बैठने वाले लोग संपन्न हैं, पूंजीपति संपन्न हैं, नौकरशाह संपन्न हैं, सरकारी रोजगार करने वाले लोग संपन्न हैं, तो वह किसान ही क्यों विपन्न हैं? ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्मित होनी चाहिए जिससे कि हमारे देश के अन्नदाता की विपन्नता समाप्त हो, उसके जीवन में संपन्नता आए, खुशहाली आए और खेती और किसानी उसके लिए मजबूरी ना हो,
मजबूती बने। जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की अधिसंख्य जनसंख्या लगभग 70 से 60-70% जनसंख्या गांव में रहती है। गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती और किसानी है, और खेती और किसानी की जो भारत की रीढ़ है उसको हमने इन 70 सालों में कितना कमजोर किया है, यह मैं समझता हूं हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है, मानता है, लेकिन वो अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं के चलते, अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के चलते सच नहीं कहता, क्योंकि उसके छोटे छोटे हित, उसके अपने लालच करोड़ों किसानों के मुंह पर तमाचा मार देते हैं। और इस देश में हर चीज में राजनीति पहले आती है, सरोकार बाद में आते हैं। तो ये जो राजनीति पहले आ जाती है, सरोकार बाद में आते हैं, ये भी हमारे देश में किसानों की समस्याएं ही नहीं अपितु अन्य समस्याओं का एक बड़ा कारण है कि पहले देश के सरोकार आने चाहिए, देश के सरोकारों के बाद राजनीति आनी चाहिए, जैसा कि ये 70-75 सालों से हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं हम एक कलेक्टिव देश के रूप में असफल अपने आप को कह सकते हैं। और उस असफलता का एक स्पष्ट संकट हमें किसानी और खेती करने वाले लोगों के जीवन में दिखाई पड़ता है। बहुत सारी योजनाएं सरकार लाती है, बनाती है। योजनाएं एसी के रूमों में बैठ के बनती हैं। प्रशासनिक अधिकारी फाइलों में उन योजनाओं में रंग भरते हैं, उनको बहुत रंगीन और हसीन बना करके पेश किया जाता है, लेकिन स्थिति वही ढाक के तीन पात। उनकी जिंदगी में, उनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा बदलाव हमें आज तक देखने को इन 70-75 सालों में नहीं मिला है। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया के जो देश हैं, उन देशों में भारत फलों के और दूध के उत्पादन में लगभग पहले स्थान पर है। इसी प्रकार से जो सब्जियों का उत्पादन है दुनिया में, उसमें से भारत का स्थान दूसरा है। यह सब भारत के किसानों की मेहनत और उनके दिन रात खून पसीना बहाने का परिणाम है। एक समय ऐसा हुआ करता था जब भारत को अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ता था, और अगर भारत का किसान जी तोड़ मेहनत नहीं करता तो वह समस्या हल नहीं होती। लेकिन आज हमारे पास खाद्यान्न है, उत्पादन है, लेकिन उस खाद्यान्न की सुरक्षा नहीं है, खाद्यान्न का समुचित भंडारण नहीं है, और खाद्यान्नों का समुचित मूल्य नहीं है। तो जो उत्पादन हमारे पास इस देश में होता है, उस उत्पादन का लगभग हम 22% हिस्सा ही प्रसंस्कृत कर पाते हैं, वेयर हाउस में रख पाते हैं, सुरक्षित रख पाते हैं, एफसीआई के गोदामों में रख पाते हैं, या प्राइवेट जो भी वेयर हाउस या गोदाम है उनमें रख पाते हैं। तो ये 70 साल की उपलब्धि है हमारी, ये 70 साल की डफली है जिसका राग वही पुराना है। तो ऐसे हालात में जो मैं दुग्ध और फलों की, सब्जियों की बात कर रहा था, उसकी तो हालत और खराब है। लगभग पूरे उत्पादन का 2-3% हिस्सा ही हम प्रसंस्कृत कर पाते हैं, रख पाते हैं, उसको ठीक से संरक्षित कर पाते हैं। और इसके कारण बहुत सारा किसानों का जो उत्पादन है वो दयनीय स्थिति में खराब हो जाता है, और कभी कभी उसको अपना उत्पादन फेंकना पड़ता है, कभी कभी उसको नष्ट करना पड़ता है। जैसा कि 1-2 साल पहले जो नोटबंदी भारत सरकार ने की थी,
उस नोटबंदी का, मैं आलू बेल्ट से आता हूं, सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव उस आलू बेल्ट के किसानों पर पड़ा था। उनका आलू कोल्ड स्टोरेज में ही सड़ गया, बाजार तक जा नहीं पाया। तो ये जो कभी कभी सरकारें निर्णय लेती हैं, उन निर्णयों का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका भी अध्ययन सरकारों को करना और कराना चाहिए। एक नाबार्ड की रिपोर्ट आई है, उस नाबार्ड की रिपोर्ट के अनुसार इस देश में लगभग 10 करोड़ परिवार खेती पर निर्भर हैं, किसानी पर निर्भर हैं, जो भारत के कुल परिवारों का लगभग 48% हिस्सा हैं। कह सकते हैं हम कि आधी आबादी इस देश की खेती और किसानी पर निर्भर है। और उस आधी आबादी के जीवन के लिए सरकारें 70 सालों में कितनी बेहतर नीतियां दे पाई हैं, कितने बेहतर संसाधन जुटा पाई हैं, कितनी बेहतर स्थितियां निर्मित कर पाई हैं, यह किसी से छिपा नहीं है, इसको हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो एनसीआर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी आंदोलन इस देश में आजादी के बाद बिना पॉलिटिकल वेंडेटा के होता नहीं। मैं समझता हूं यह आंदोलन भी एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हो सकता है, हो रहा हो, मान सकते हैं। लेकिन जो भी आंदोलन आजादी के बाद हुए हैं, आंदोलन करने के लिए, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए निश्चित रूप से राजनीतिक हित होते हैं, प्रतिपक्ष के हित होते हैं। जैसा कि अन्ना आंदोलन के समय जो आंदोलन हुआ, वो भी कोई बिना पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के नहीं हुआ था। अन्ना आज किसानों के आंदोलन के समय कहां हैं? अन्ना को हम दूसरा गांधी कह रहे थे। अन्ना की उपस्थिति आज नजर नहीं आती। जिस बिल के लिए अन्ना लड़ रहे थे, जिस बिल को लाने के लिए, जिस लोकपाल के लिए अन्ना लड़ रहे थे, आज वो लोकपाल न केंद्र सरकार ने लागू किया है, न दिल्ली की सरकार ने लागू किया है। जबकि केजरीवाल जी पुनः मुख्यमंत्री बन गए। पहला जब उनके पास बहुमत नहीं था, तब उन्होंने विधानसभा में इसके लिए प्रयास किया। तब कांग्रेस को उन्होंने सपोर्ट लेकर के सरकार बनाई, और जब लोकपाल ने उसका सपोर्ट नहीं किया, सरकार गिरा दी, फुल मेजोरिटी में आ गए, दूसरी बार मेजोरिटी में आ गए। लेकिन उस लोकपाल विधेयक के बारे में फुल मेजोरिटी होते हुए भी केजरीवाल की सरकार लोकपाल का मजाक उड़ाते हुए नजर आती है। और मुझे जहां तक समझ और जानकारी है, हमारे पास, हमारे देश में लोकपाल विधेयक पहले से पारित है। हालांकि लोकपाल बिल में जो प्रधानमंत्री जी को लोकपाल के तहत लाने का जो सवाल है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। क्योंकि देश का जो मुखिया है, देश का जो प्रधान है, उस पर हमें इतनी निष्ठा और प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि हम उसकी ईमानदारी पर शक न करें, कम से कम पद पर रहते हुए शक न करें। पद के बाहर होते, पद से जाते हुए उसकी जांच परख हो सकती है, उसके निर्णयों की जांच परख हो सकती है। लेकिन जब संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे लोग बैठे हैं, तो उनको लोकपाल के दायरे में लाना भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ हठधर्मिता है। और लोग हों, भ्रष्टाचार को रोका जाना बहुत जरूरी है, लेकिन जो संवैधानिक देश के मुखिया हैं, उन पर इस जनता का विश्वास है। उस जनता को कोई लोकपाल जो मनोनीत या चयनित प्रक्रिया से बनाया गया है, वो उनको वॉचडॉग की तरह देखे, इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। इस पे कभी हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस देश की सरकारों ने अन्ना आंदोलन के बाद क्या किया, मैं समझता हूं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे भारत के तमाम प्रांतों की सरकार हो, किसी ने भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई भी समुचित कदम नहीं उठाए। ये एक सवाल है, आंदोलनों पे सवाल है।
जो हम कहते हैं कि इंदिरा गांधी के चुनाव हारने के बाद जो जेपी आंदोलन हुआ था, उस जेपी आंदोलन से जिस प्रकार के नेता उभर के सामने आए, जिस प्रकार की क्षेत्रीय राजनीति उभर के सामने आई, उस जेपी आंदोलन की समग्र क्रांति को उन नेताओं ने उसको डिफ्यूज कर दिया। उसका सप्तरंग की क्रांति, जो धनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति थी, उसको बदरंग कर दिया। मैं समझता हूं कि अन्ना आंदोलन के दौरान जो नेता उभरे, जो सत्ता के पायदानों और प्रतिष्ठानों में बैठे और पहुंचे, उन्होंने भी अन्ना आंदोलन को पंचर कर दिया, उसकी हवा निकाल दी। तो जो अभी एनसीआर के इर्द गिर्द जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसको हम नहीं कह सकते कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। उसके साथ पॉलिटिकली जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, उनकी दी हुई हवा नहीं है, होनी भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र जीवित रहने के लिए प्रतिपक्ष और विरोध की आवाजें जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जिस दिन लोकतंत्र में प्रतिपक्ष और विरोध की आवाजें शांत हो जाती हैं, फिर वो लोकतंत्र जीवंत लोकतंत्र नहीं रह सकता। तो सरकारों को उन प्रतिपक्ष और विरोध की आवाजों के साथ संवाद बनाना चाहिए, संवाद करना चाहिए। और मैं समझता हूं जो हमारी सरकारें हैं, किसानों के साथ संवाद करेंगी। अभी जो मूल मुद्दा है, इस समय जो भारत सरकार 3 बिल लेके आई है, उन 3 बिलों में जो प्रतिपक्ष है, जो विरोधी पक्ष हैं, जो किसान आंदोलन इस समय कर रहे हैं, उनकी 2 मांगें महत्वपूर्ण नजर आती हैं और 2 मांगों पर उनकी सरकार से शिकायत है या सरकार से उनका कन्फ्रंटेशन है। पहला है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम एमएसपी कहते हैं। दूसरा है कि खेती का जो पूंजीपतियों के हाथ में जाने का जो संकट है, वो कहीं इन बिलों के माध्यम से और तीव्र गति पकड़ लेगा। अभी कम से कम मैं इतना कह सकता हूं और समझ सकता हूं कि इस देश की जो स्थिति है, उस स्थिति में बहुत ही दयनीय स्थिति है किसानों की, और उस दयनीय स्थिति में कृषि का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो एक संवैधानिक अधिकार के रूप में सरकार को स्वीकार करना चाहिए। अगर भारत सरकार ये बिल लेके आई है और भारत सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सपोर्ट करती है, तो उससे किसानों की जो मजबूती है, किसानों के पास एक लीगल हथियार है, वो बचा रहेगा। वो पूंजीपति के सामने एक अंकुश के रूप में काम करेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि पेट्रोल और डीजल को भी सरकार ने बाजार के हाथ में दे दिया है, लेकिन बाजार के हाथ में देकर के भी पेट्रोल और डीजल को सरकार रेगुलेट करती है। तो सरकार अभी कह रही है कि हम एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे, हम एमएसपी को खत्म नहीं करेंगे। इसके लिए जब सरकार इतनी प्रतिबद्ध है कि खत्म नहीं करेंगे, तो इसको संवैधानिक रूप देने में सरकार को क्या संकट है, यह सरकार की मंशा पर एक बड़ा सवाल है, जो मैं समझता हूं पंजाब के किसानों के मन में, हरियाणा के किसानों के मन में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में हो सकता है। तो इस सवाल को भी सरकार को ईमानदारी से हल करना चाहिए, उसका कोई ना कोई निदान निकालना चाहिए। जो बिल लाया गया है, उससे निश्चित रूप से बिचौलियों की जो भूमिका थी, उसको खत्म किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, क्योंकि किसान जिस भी फसल का उत्पादन करता है, जो भी फसल पैदा करता है, उसकी समुचित जो कीमत है, उसको किसान तक पहुंचने में बिचौलिया एक बड़ा बैरियर का काम करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। तो इस देश से बिचौलिए खत्म होने चाहिए, खेती से बिचौलिए खत्म होने चाहिए।
मंडियों में जिस प्रकार का एक नेक्सस है, उसको मुझे लगता है कि ये बिल जो सरकार लेके आई है उसे निश्चित रूप से तोड़ेगा और इससे किसानों को जो वाजिब दाम उनकी खेती का है, किसानी के उत्पादों का है, खेती के उत्पादों का है, वो मिलेंगे। ऐसी मुझे इस बिल को पढ़ते समझते हुए संभावना नजर आ रही है। संकट यही है कि जो हमारे कानून कहते हैं, उन कानूनों की अनुपालना सरकारें कितना करवाती हैं। इस देश का जो 70 और 75 सालों में सबसे बड़ा मूलभूत संकट यह है कि सरकारें कानून तो बना देती हैं, कानूनों का अनुपालन नहीं होता, कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, उस कानून के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। तो जिम्मेदारी जो तय करने का भाव है, सरकारें कानूनों में लाएं, कानून में जिम्मेदारी तय हो कि इसका निश्चित रूप से अनुपालन हो। और भारत में ज्यादातर जो किसान हैं वह कम जोत वाले किसान हैं। भारत में 3-4 तरह के किसान हैं। एक तो वो किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, भूमि है। एक वो किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। एक वो किसान हैं जिनके पास 1 एकड़, आधा एकड़, और एक वो किसान है जिनके पास कुछ है ही नहीं, जो कृषि मजदूर हैं। तो ये जो विषमता है खेती के डिस्ट्रीब्यूशन की, किसान जो जमीन के विभाजन की जो विषमता है, वो पूरे देश में व्याप्त है। तो जो दूसरा सवाल इन बिलों से जो उठ रहा है वह यह है कि सरकार कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देना चाहती है, और कॉरपोरेट खेती या बड़ी पूंजी अगर खेती के क्षेत्र में आ गई तो ज्यादातर किसान धीरे धीरे किसानी को छोड़ देंगे, किसानी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कॉरपोरेट के सामने इस देश के किसान का टिकना वो इतना मजबूत नहीं है कि कॉरपोरेट को वो टक्कर दे पाए। कॉरपोरेट के सामने सीना और छाती चौड़ी करके खड़ा हो पाए, वो साम दाम दंड भेद से उस किसान को तोड़ देगा। तो कॉरपोरेट को खुली छूट देना, मैं समझता हूं कि भारतीय कृषि के लिए, भारतीय कृषि व्यवस्था के लिए मुझे लग रहा है अंतिम ताबूत पर एक कील की तरह होगा। ये किसानी को चौपट करने वाला, किसानी को बर्बाद करने वाला एक बड़ा कदम होगा। आप किसानों को मजबूत कीजिए, आप किसानों के लिए नीतियां बनाइए, आप किसानों को वो माहौल और वो संसाधन दीजिए, वो जिम्मेदारी तय कीजिए। भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों में होने वाली रिसर्च को जमीन से जोड़िए, खेतों से जोड़िए, और उत्पादन का सही मूल्य मिले, इसके लिए सरकार उसमें एक फैसिलिटेटर की भूमिका में रहे, न कि सरकार अपना पल्ला झाड़ करके निकल ले और कॉरपोरेट को कृषि को कॉरपोरेट के हवाले करके चल दे। यह बड़ा संकट देश के सामने आने वाला है, और इससे देश की कृषि की क्या हालत होगी, अभी इसकी कुछ भी जो स्थितियां होंगी उनका बखान या वर्णन करना या उसका अनुमान लगाना मुझे लग रहा है बहुत ही मुश्किल काम है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हालात होंगे, क्योंकि एक कॉरपोरेट पूंजी है वो आज कम से कम भारत जैसे देश के लिए एक बड़ा संकट है। वैसे तो दुनिया के लिए बड़ा संकट है, लेकिन भारत के लिए यह बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि भारत में कोई सोशल सिक्योरिटी जैसा कोई सिस्टम नहीं है। भारत में यूनिवर्सल हेल्थ का कोई सिस्टम नहीं है। भारत में यूनिवर्सल एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। अभी कुछ समय पहले भारत सरकार एक नई शिक्षा नीति लेके आई है 2020, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में भारत सरकार लेके आई है। उसमें बहुत सारे अच्छे कदम भी हैं, लेकिन वहां भी जो कॉरपोरेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, उसको फ्री हैंड वैसे तो मैक्सिमम दे ही दिया है। भारत में शिक्षा का जिस प्रकार से निजीकरण हुआ है,
और इसके लिए केवल यह सरकार जिम्मेदार नहीं है, सभी सरकारों ने किया है। तो जिस प्रकार से शिक्षा का निजीकरण हुआ है और एनसीआर में जिस प्रकार से कुक्कुर मुत्ते की तरह कॉलेज यूनिवर्सिटियां खुली हैं विगत 20-25 सालों में, और उनका जो संरचनात्मक ढांचा है उस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा सकता है, उनकी स्थितियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा सकता है। वही स्थितियां कृषि में पूंजीपतियों को खुली छूट देने के बाद होने जा रही हैं, हो सकती हैं। तो इस बात पर भी हमारे देश की सरकार को सोचना होगा और किसानों की जो वास्तविक जो समस्या हैं उनको सरकार एड्रेस करे और रिस्पॉन्सिबल बनाए लोगों को। इस देश की लगभग 73-74% पूंजी पर इस देश के कुछ चुनिंदे 1-2% पूंजीपतियों का कब्जा है। ये बड़ा विकट संकट है। मैं नहीं रहूंगा, लोग नहीं रहेंगे, लेकिन ये देश रहेगा और ये देश पूंजीपतियों के चंगुल का गुलाम होगा, पूंजीपतियों के चंगुल में होगा। तो इस देश की उस पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी को, बेरोजगार पीढ़ी को, नौजवान पीढ़ी को, किसानों को सोचना होगा कि पूरा देश पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बन के रह जाएगा, रह रहा है। इस स्थिति को भी किसानों की समस्या के संदर्भ में समझना जरूरी है, क्योंकि अभी खेती ही एकमात्र क्षेत्र बचा हुआ है जहां पूंजीपतियों ने कब्जा नहीं किया है। अन्यथा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पूंजीपतियों का कब्जा नहीं है। अगर आधे हेक्टेयर वाला किसान भी है, 2 एकड़ जमीन वाला किसान भी है, तो वो अपनी 2 एकड़ जमीन पर भी अपने जीवन यापन के संसाधन जुटा लेता है। हालांकि वो निरंतर कर्ज में रहता है, संकट में रहता है, परेशानी में रहता है, लेकिन फिर भी सम्मान से जीता है, स्वाभिमान से जीता है। वह सम्मान और स्वाभिमान अगर हमने खेती को पूंजीपतियों के हाथ का खुला खेल बना दिया तो इस पर संकट आने वाला है। वही सरकारों के जो वादों और नारों का सवाल है, फिर वही वादे और नारे कि हम 2022 तक किसानों की आय का जो आय है उसको दुगना कर देंगे। अभी तक तो मुझे सरकार की, भारत सरकार की, प्रदेश सरकारों की नीति का ऐसा कोई जो डॉक्यूमेंट है नजर नहीं आता कि जाने किस जादू की छड़ी से ऐसा किया जाएगा, क्योंकि कोरोना ने भी हमारी अर्थव्यवस्था को 2020 में तोड़ के रख दिया है और 22 आने में मुश्किल से 2 साल बचे हैं। और अगर वास्तव में अगर भारत में कृषि व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं होती, भारत का कृषक जीवन, ग्रामीण जीवन इतना मजबूत नहीं होता, तो मैं समझता हूं जो कोरोना की स्थितियां हैं वो और भयावह होती। क्योंकि सरकारों ने क्या किया है सबको पता है, बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन सरकारों की भूमिका कोरोना में हजारों करोड़ रुपए का जो हमने, भारत सरकार ने अनुदान दिया, रियायतें दी, छूटें दी, उसका कहीं कोई असर ही नहीं दिखता है। तो समझ में नहीं आता ये गया कहां, जा कहां रहा है। ये सवाल आज भी व्यवस्था से, एक आम नागरिक की हैसियत से हम सब लोगों को पूछना चाहिए। अभी सरकारों के क्या उद्देश्य हैं, सरकारों की क्या मंशा है, इसका हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इतना निश्चित है, ऐसा जरूर लगता है कि सरकारें और उद्योगपति और पूंजीपति, इनकी गिद्ध दृष्टि खेती पर गड़ी हुई है। अब इस गिद्ध दृष्टि से खेती और किसानी को कैसे बचाया जाए, कैसे लड़ा जाए, यह तय करना किसानों को है, देश के नौजवानों को है, देश के बेरोजगार लोगों को है। क्योंकि राजनीतिक दायरों में जैसे ही जाते हुए आप वैचारिक रूप से बट करके उस 1% पूंजीपति का सामना नहीं कर सकते। तो आप देश हित में, राष्ट्र हित में खेती और किसानी को बचाने के लिए संघर्षों के क्या नए टूल अपनाते हैं, क्या नए तरीके अपनाते हैं,
यह भी भारत की जो कृषि व्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, उसकी दशा को तय करेगा, मैं ऐसा समझता हूं। खेती का बाजारीकरण होना चाहिए, लेकिन उस बाजारीकरण में तय करने का अधिकार किसान के पास होना चाहिए। उस बाजार के भाव को तय करने का अधिकार किसी पूंजीपति के हाथ में नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बड़े बड़े पूंजीपति हजारों एकड़ जमीन रेंट पे ले लेंगे, ज्यादा कॉस्ट पे ले लेंगे, बड़े बड़े वेयर हाउस बना देंगे, वहां फसल आते समय स्टोर कर लेंगे और मार्केट में जो भी उपलब्ध फसल होगी उसको अपने स्टोर वेयर हाउस में रख देंगे, फिर अपनी मनमानी शर्तों पर उस उत्पाद को बाजार में बेचेंगे। यह बड़ा संकट होने वाला है, जैसा कि आज हम कोल्ड स्टोरेज में आलू को रखने के बाद देखते हैं। आलू की फसल जब आती है तब जो लोग कोल्ड स्टोरेज में आलू नहीं रख पाते हैं या इतने सक्षम नहीं होते हैं, उनको औने पौने दामों में अपनी आलू की फसल बेचनी पड़ती है और फिर वही आलू 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद दुगनी तिगुनी कीमत पर बिकता है। उसका मूल बेनिफिशियरी, जो मूल लाभांश लेने वाला व्यक्ति होता है, वो कोल्ड स्टोरेज चलाने वाला होता है या बड़ा उद्योगपति होता है या पूंजीपति होता है। आलू पैदा करने वाले किसान उसका बहुत कम लाभ ले पाते हैं। दूसरी बात, किसानों को जो बीच बीच में आर्थिक रियायतें दी जाती हैं, जो कर्ज माफी की जाती है, अगर कर्ज माफी का ठीक से अध्ययन करा लिया जाए तो उसका सबसे बड़ा लाभ बड़े किसान ले जाते हैं। तो कर्ज माफी हो, आर्थिक मदद हो, लेकिन एक लाठी से सबको हाथ देने का जो सिस्टम है उसको थोड़ा सरकारों को रोकना पड़ेगा और किसानों की जो वास्तविक समस्याएं हैं, सिंचाई की एक बड़ी समस्या है, अच्छे बीजों की एक बड़ी समस्या है, खेती में जो लागत है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, वो एक बड़ी समस्या है। खेती में कीटनाशकों का, उर्वरकों का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है, एक बड़ी समस्या है। उसके प्रति किसानों को किस प्रकार से जागरूक बनाया जाए, किस प्रकार से खेती को जैविक खेती की ओर लेके जाया जाए, इसमें सरकारों और समाज की दोनों की भूमिका सकारात्मक हो सकती है, होनी चाहिए। नीतियां ऐसी होनी चाहिए जहां किसान अपने आप को सक्षम और मजबूत उद्योगपति के सामने महसूस करे, वो अपनी शर्तों पे उद्योगपति से डील करे, न कि उद्योगपति की शर्तों के सामने खुद को समर्पित कर दे। जैसा कि हम जानते हैं, नाबार्ड का एक डेटा है, वो बताता है कि भारत में एक किसान परिवार की आय लगभग 8-9 हजार रुपए है मासिक। अब सोच सकते हैं कि मैं एनसीआर में लगभग 20 साल से रह रहा हूं, एनसीआर में एक बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की फीस 10,000 रुपए लगभग लगती है। अगर उस किसान पर 2 बच्चे हुए, पत्नी हुई और परिवार में माता पिता हुए, तो वो कैसे इन लोगों के जीवन यापन का खर्च वहन कर पाएगा? उसका निश्चित रूप से उस कर्ज के, गरीबी के जंजाल में फंसना तय है। तो इसके लिए सरकारों को सोचना पड़ेगा, सरकारों को चिंतन करना पड़ेगा, सरकारों को अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। नहीं तो जो कवि, महाकवि तुलसीदास कह गए थे, वो स्थितियां आज भी हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बले, बनिक को बनिजन चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहां जाए काकरी। जो किसान जीवन की जो स्थितियां हैं वो इतनी जटिल हैं, उनके सामने कोई विकल्प ही नहीं है। खेती छोड़ नहीं सकते, रोजगार के कोई और साधन है नहीं। हालांकि खेती में भी प्रचंड बेरोजगारी बहुत है। पशुपालन के माध्यम से भी कुछ आय हो सकती है, होती है। तो किस प्रकार से किसानों का
इस देश में ठीक से जो संबलीकरण है, समृद्धिकरण है, वो नीतियों के माध्यम से सरकार करे। समाज की जो भूमिका है, विश्वविद्यालयों की, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालयों की, यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजों की जो भूमिका है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, जैसा कि अभी इन 70 सालों में हम नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से किसानों की जो समस्याएं हैं, उन किसानों की समस्याओं पर समुचित समाज को और सरकारों को, देश की तमाम सरकारों को ईमानदारी से सोचने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सरकारें कितनी ईमानदारी से सोचती हैं, सोचेंगी, लेकिन एक किसान परिवार के सदस्य होने के नाते, किसानी का जो खून है मेरे पूरे शरीर में बहने के नाते, मैं ये अपेक्षा, ये कामना, ये अभिलाषा मरते दम तक सरकारों से रखूंगा। और मुझे लगता है कि एक हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं श्री प्रकाश जी, उन्होंने बिचौलियों के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बिचौलियों के बारे में अपने फेसबुक पर सही बात लिखी है। आजमगढ़ के किसी किसान से बात हुई होगी, उन्होंने बताया है कि जो बिचौलिए हैं केवल बिचौलिए का काम करते हैं। वह गेहूं और चावल की मंडी में बिचौलिए के रूप में एक साल में 10-15 लाख रुपए कमा लेते हैं, और इस साल का तो अनुमान उनका 20-21 लाख का था। तो मैं समझता हूं कि इस बिचौलिए के खेल को खत्म करने का काम इस सरकार ने किया है, और हो सकता है कि इस आंदोलन में वो बिचौलिए भी बढ़ चढ़ के अपना रोल अदा कर रहे होंगे, निश्चित रूप से कर रहे होंगे, क्योंकि उनके छाती पर एकदम बड़ा प्रहार है। तो निश्चित रूप से इस आंदोलन में बिचौलिए भी हो सकते हैं, बड़े किसान भी हो सकते हैं, छोटे किसान भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार होती है, पूरे देश की होती है। तो सरकार को संवेदनात्मक रवैये से इन सब स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारत सरकार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेके आई थी, उसमें बड़ा विचार विमर्श हुआ था पूरे देश में। हालांकि उस नीतियां कभी भी परिपूर्ण नहीं होती, 100% सभी की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पे खरी नहीं होती, हो भी नहीं सकती है, न इस सरकार की हो सकती है, न आने वाली सरकारों की हो सकती है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बनाने में भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा भागीरथी प्रयास किया। अगर इसी तरह का प्रयास ये किसानों के लिए बिल लाने के लिए अगर भारत सरकार करती, तो शायद मैं समझता हूं कि जो बिल लाए गए हैं उन बिलों का स्वरूप कुछ भिन्न होता, कुछ अलग होता। तो देश का जो अन्नदाता है, उस अन्नदाता को भारत सरकार अपनी प्राथमिकता में लाए, और ये अन्नदाता इस देश की रीढ़ है, इस देश की आत्मा है, और इस देश की आत्मा पर जो संकट है वो निरंतर लंबे समय से बना हुआ है। तो इस संकट के निदान के लिए, इस संकट के समाधान के लिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार और देश की प्रदेशों की तमाम सरकारें हैं, वो निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक तरीके से सोचें और किसान मजबूत हो। जैसा कि एक बड़े कवि हैं, राष्ट्रवादी कवि हैं हरिओम पवार, वो अपनी बात फेसबुक पर लिखते हैं, देश के अन्नदाताओं की बात केंद्र सरकार को प्राथमिकता से सुननी चाहिए। किसानों से हर वैदिक जिम्मेदारी निभाने की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी जिम्मेदारी कुलीन, सभ्य और वरिष्ठ राजनेताओं तक नहीं निभाते। किसान का दर्द देश की आत्मा का दर्द है, उसे सुनिए और बैठकर उनकी पीड़ा का समाधान कीजिए। हो सकता है सरकार अपनी जगह किसान हित ही कर रही हो, लेकिन अगर किसान के मन में शंका है, वो सशंकित है, तो ये सरकार की हार है। मैं राजनेता नहीं, साधारण छोटा सा कवि हूं, और सर्दी में उनको सड़कों पर देखकर बहुत व्यथित हूं। सरकार तुरंत उनकी पीड़ा समझे,
या उनको समझाए या उनकी बात समझकर समाधान करे। कोई देश विरोधी इस सहज आंदोलन का लाभ उठाकर देश को हानि ना पहुंचाए, ये जिम्मेदारी सभी की है, सरकार की भी है और आंदोलनकारियों की भी है, देश सभी का है। और इसके साथ हरिओम पवार जी कहते हैं कि जय भारत, जय किसान, जय जवान। तो मैं समझता हूं कि हरिओम पवार जी की बात सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े लोगों के सामने भी आई होगी, उन्होंने भी इसको पढ़ा होगा, उनके सामने भी ये समस्या है, वो भी इस समस्या को समझ रहे होंगे। तो इन्हीं सब बातों के सामने मैं कह सकता हूं कि भारत की जो कृषि व्यवस्था है, भारत का जो कृषि संकट है, वो आज बड़ी ही विषम स्थितियों में खड़ा हुआ है और उसके समुचित निदान के लिए, समुचित समाधान के लिए सरकारें जो अपनी भूमिका निभा सकती हैं वह इस रूप में निभाएं कि इस देश का किसान कमजोर न हो, लाचार न हो, मजबूर न हो, समर्पित न करे, मजबूरी में खेती छोड़ के न भागे। अपितु अगर उद्योगपतियों को भी इस उद्योग में आने की जरूरत पड़े तो उनके सामने वो सीना तान के खड़ा हो सके, इतना मजबूती सरकारें उस किसान को दें। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से भारत का किसान, भारत का नौजवान बहुत ही बेहतर स्थितियों में अपने को महसूस करेगा और ये देश निश्चित रूप से ही पुनः एक अपनी जो आर्थिक क्षमता है, जो इसमें आर्थिक संभावनाएं हैं, उनको उभार के विश्व पटल पर लाएगा। इन्हीं तमाम बातों के साथ, इन्हीं तमाम बिंदुओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः सभी मित्रों को, सभी साथियों को, सभी छात्रों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं या भविष्य में देखेंगे, उनको सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस नारे को याद करता हूं कि शायद ये नारा हमारे देश में नारा बन के न रहे, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। क्योंकि जय जवान, जय किसान के साथ साथ भारत को वैज्ञानिक सोच और चिंतन की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर ये हम अपने देश और समाज को नहीं दे पाए तो देश में स्थितियां विकटतम होने वाली हैं, विकटतम होंगी, बहुत ही खतरनाक होंगी। उन स्थितियों से देश को बचाने के लिए देश के जवान को, देश के किसान को और देश में वैज्ञानिक सोच को मजबूत करना हम सबका दायित्व है, सबकी जिम्मेदारी है। सरकारों के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को सत सत नमन करता हूं और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हमारे सभी मित्रों को उनके जन्मदिन की शुभकामना देता हूं। गुरु नानक जी के चरणों में अपना शीश नवाता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।